Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग भारत से गुजरने वाली दो प्रमुख रेखाओं पर जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि भारत से दो इम्पॉर्टेंट लाइन पास करती हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम उसी रेखाओं से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप एक मानचित्र देख रहे हैं भारत का बोर्ड पर, ठीक है, और दो यहाँ लाइन भी ड्रा की गई हैं। एक जो है हॉरिजॉन्टल है और दूसरा क्या है, वर्टिकल है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसका जो अक्षांशीय बिंदु है, ठीक है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी का मतलब है नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, और जब हम पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो वहाँ पे भारत की अवस्थिति पूरब में है, तो इस तरीके से भारत उत्तर पूर्व में है। ठीक, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ये क्या है, भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दो रेखाओं से रिलेटेड तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा को समझेंगे। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, भारत के संबंध में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या है, एक प्रकार का अक्षांशीय वृत्त है। एक प्रकार का क्या है, अक्षांशीय वृत्त है। ठीक, जैसा कि ग्लोब में पहले बताया गया कि ग्लोब में दो प्रकार की जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश वृत्त और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लोब के मध्य से जो रेखा ड्रा की गई है, ग्लोब के मध्य से जो रेखा ड्रा की गई है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है और ये साउथ पोल है तो इक्वेटर को ड्रा करते ही ग्लोब दो भाग में डिवाइड हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, कहीं ना कहीं भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर के कहाँ पे होगा, उत्तर में होगा। कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन आप कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसका भारत के साथ क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं मानचित्र में कि ये जो रेखा है यानी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के लगभग मध्य से होकर के जा रही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको समझे तो मुख्य भूमि का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, जो दक्षिणतम पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में से होकर के जा रही है, 8 त्रिक 24। ठीक है, ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगभग 23 डिग्री नॉर्थ लगभग बीचों बीच से होकर के जा रही है। ठीक है, तो भारत से जब कर्क रेखा पास कर गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भारत की पोजीशन है उत्तर दक्षिण वो दो भाग में डिवाइड हो गई, या जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा, वो क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट वो दो भाग में बढ़ गया। एक तो हो गया उत्तर का जो भारत हुआ उसे हम उपोष्ण भारत नाम दे दिए, और दक्षिण का जो भारत है उसे हम उष्ण कटिबंध भारत नाम दे दिए, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध भारत। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया गया, तो चूंकि अब हम जानते हैं कि, ठीक है, कि हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या है, ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जिसमें कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जैसे कि कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसे मकर रेखा कहते हैं,
उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और 90 डिग्री पर और नॉर्थ पोल, और फिर 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन रेखाओं के सहारे पूरे ग्लोब को ताप कटिबंधों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्या रोल है यहाँ पे कि सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक है, वर्ष भर इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच किसी न किसी बिंदु पर आभासी रूप से क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो जहां पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पे सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आइए यहाँ पे समझते हैं कि कर्क रेखा का भारत के साथ क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये हुआ कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दी। उत्तर का भारत उपोष्ण भारत हो गया और दक्षिण का भारत उष्णकटिबंध भारत हो गया। यहाँ तक बातें हो गई। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि कर्क रेखा के कारण, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को वर्टिकल होती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, ये है कर्क रेखा, ग्लोब पर भी देखते रहेंगे आप लोग, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब वर्टिकल हो रही हैं, 21 जून को, 21 जून को सीधी पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, ठीक है। इसीलिए जो है अब मार्च से लगभग 15 मार्च के बाद से अप्रैल मई जून इस महीनों में उत्तर भारत का क्षेत्र जो है अत्यधिक सूर्यातप को प्राप्त करता है, यानी वहां पे गर्मी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के जा रही है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या भारत के अतिरिक्त और किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने अगर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में हम आएंगे तो कितने महाद्वीपों से होकर के कर्क रेखा पास करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फटाफट हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो महाद्वीप के कॉन्सेप्ट में कर्क रेखा, महाद्वीप के कॉन्सेप्ट में कर्क रेखा कितने महाद्वीप से होकर के जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कितने महाद्वीपों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है, ये 3 महाद्वीपों के, 3 महाद्वीपों के कुल 19 देशों से होकर के कर्क रेखा पास करती है। कितने देशों से होकर के पास कर रही है, 19 देशों से होकर के कर्क रेखा क्या करती है, पास करती है, कर्क रेखा जाती है, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जो है 3 महाद्वीपों के 19 देशों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है, तो हमारा भारत किस महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर के कर्क रेखा पास करती है, उसको हम फटाफट नोटिस करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के देश, ठीक है, जहां से कर्क रेखा पास करती है। एशिया महाद्वीप के देश जहां से कर्क रेखा पास करती है उसमें आपका सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, ओमान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ताइवान, भारत, ठीक है। इतने देशों से होकर के क्या कर रही है, कर्क रेखा पास कर रही है एशिया कॉन्टिनेंटल में, है ना। चलिए ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, भारत। तो अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं फटाक से कि भारत के संदर्भ में और क्या कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, ठीक है। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है या कर्क रेखा वहां से होकर के जा रही है। तो उन 8 राज्यों का नाम कर्क रेखा के संबंध में कौन कौन से है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड,
ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास करती है। इन 8 राज्यों के कैपिटल आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जा रही है तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कुल राज्य भारत में है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो एक जनरली ये बनेगा कि भारत के निम्न से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा पास करती है, या निम्न से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा पास नहीं करती। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है हम क्वेश्चन सीरीज जल्द ही लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, कुल राज्य 28, के शासित प्रदेश 8, इसमें 8 राज्यों से होकर के भारत को कर्क रेखा पास कर रही है। तो अब प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित राज्य कितने हैं। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित, ठीक है, राज्य भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो आइए फटाक से इसको देख लेते हैं। इस क्लोक को मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, ये सारा चीज 8 राज्यों से होकर के तो पास कर रही है। अब उसके उत्तर में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, दक्षिण में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, फटाफट इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, उत्तर में जो है, उत्तर में 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य, 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो बहुत ही इजी है इसको समझना। कैसे हम इसको समझते हैं, आइए ग्लोब पर मैप पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया होता है इसको हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से जान जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं, है ना। ये एरिया पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे इसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जो राज्य है उसको किस नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर्स, जिसमें से 2 तो कर्क रेखा पास कर रही, कहाँ से, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसका मतलब 5 वहां पे बच गए। तो उन 5 का नाम आप नोटिस करेंगे। 12 में 5 वो हो जाएंगे, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, ठीक है, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। तो ये हो गया 5। इसके अलावा आप एक देख रहे हैं कि सिक्किम से कर्क रेखा पास नहीं कर रही है, तो सिक्किम हो गया 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिहार होगा, ये वेस्ट बंगाल है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसे हम बढ़ते चले गए। बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, फिर उत्तराखंड से कर्क रेखा नहीं जा रही, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राज्य हो गए। ठीक है, ये मैंने 12 राज्य पढ़ लिए। ठीक है, जहां से कर्क रेखा जो है, जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो 2 तो जो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, JNK एंड लद्दाख, ठीक, एंड दिल्ली और चंडीगढ़ एंड दिल्ली। क्लियर। तो ये जो है 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कर्क रेखा के उत्तर में है। इसी प्रकार कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो बहुत ही आसान हो गया। देखो कैसे समझते हैं हम, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है, 12 राज्य उसके उत्तर में है, तो 12 8 20, इसका मतलब 8 राज्य नीचे होंगे उसके दक्षिण में, है ना। तो उसको भी फट से हम नोटिस करते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। तो कितने राज्य हैं, राज्य 8, केंद्र शासित प्रदेश 4, क्योंकि 4 वहां पे है। ठीक है, तो आइए अब उन 8 को देखते हैं। गुजरात से कर्क रेखा पास कर रही है, तो गुजरात के अतिरिक्त इधर बढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पे, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एंड केरल, 4 इधर हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, और 4 इधर हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक मध्य में तेलंगाना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना को TL से रिप्रेजेंट करते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो 4, दादर नागर हवेली अंडमान द्वीप लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी के से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट में है, DND इसको लिख दे रहे हैं, लक्षद्वीप को LUX करके लिख दे रहे हैं, अंडमान निकोबार एंड पुदुचेरी, तो पुदुचेरी को हम PD से रिप्रेजेंट करिए, एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 8 है राज्य जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया फटाक से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट इसको आप नोट कर लेंगे, ओके, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे पूछ देगा कैपिटल को लेकर के, राज्यों की कैपिटल को लेकर के पूछता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है, या किस क्षेत्र से निम्न से किस राजधानी क्षेत्र से कर्क रेखा पास करती है, ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर्क रेखा से संबंधित बन जाते हैं। तो चलिए उसको हम फटाफट करके नोटिस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है। तो हम सबकी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब पॉइंट ऑफ, हाँ, तो अब हम देखेंगे कि जो भी कैपिटल हैं, जहाँ जिन राज्यों से कर्क रेखा पास कर रही है उनकी कैपिटल का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उसके आधार पर हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है, तो गांधीनगर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अक्षांशीय बिंदु है 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ, तो ये गांधीनगर हो गया। उसके बाद आपका जो है गुजरात के बाद अगर हम ले लें जयपुर, ठीक है, तो जयपुर लगभग ये यहाँ कहीं होगा, जयपुर की पोजीशन, ठीक है, इस एरिया में। थोड़ा हम उसको उपोष्ण भारत को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ताकि समझने में ठीक है, इधर उष्णकटिबंध भारत को मिटा दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो गुजरात के बाद राजस्थान जाती है, तो राजस्थान मान लो जी जयपुर का पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, तो लिख देते हैं जयपुर। तो जयपुर का पॉइंट ऑफ व्यू है 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भोपाल पे आ जाते हैं, ये भोपाल हो गया जो कि MP की कैपिटल है, ठीक है। तो भोपाल की पॉइंट ऑफ व्यू है 23 डिग्री 16 मिनट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 23 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, नॉर्थ, भोपाल का हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब हम आएंगे रायपुर में, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा, लगभग यहाँ कहीं बना देते हैं, ठीक है, रायपुर, ठीक। इसका कितना है, रायपुर का 21:59 नॉर्थ है, 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ, ये रायपुर का हो गया, ठीक, ये रायपुर का हो गया। उसके बाद अब आता है रांची, किसकी कैपिटल है, झारखंड की, 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 11 मिनट, कहीं ना कहीं यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, यहाँ 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, ये रांची हो गया, बात क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, 22 डिग्री 34 मिनट, कहीं ना कहीं ये पोजीशन यहाँ पे होगा, ठीक है, 22 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, ये हो गया कोलकाता, कोलकाता हो गया। अब उसके बाद त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है आइजोल, सॉरी अगरतला, तो अगरतला का 23 डिग्री 51 मिनट है, तो 51 मिनट है, तो ये ऊपर होगा यहीं कहीं, ठीक है, 23 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ, ये है अगरतला, अगरतला ऐसा नोट कर लेते हैं। उसके बाद आइजोल, आइजोल किसकी है, मिजोरम की, 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ है, 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ, ये है आइजोल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आइजोल, क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि कर्क रेखा पर अवस्थित जो भारतीय राज्य है उनके कैपिटल का अक्षांशीय बिंदु लिख लिया। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न बने कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक यानी निकटतम जो है कैपिटल कौन सी है, या एक बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कैपिटल से होकर के कर्क रेखा पास करती है, तो झारखंड की कैपिटल रांची है, यहाँ से कर्क रेखा क्या करती है, पास कर रही है, समझ में आ रहा ना। बाकी देखिए इसके आधार पे, चूंकि 23.5 डिग्री का मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या है 23 डिग्री 30 मिनट,
या 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो उस आधार पे हम कंपेयर करके समझ जाएंगे कि कर्क रेखा के निकटतम की कैपिटल कौन सी है, जो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया निम्न में से कौन से राज्य की कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकटतम है। अब एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपको दे दिया जयपुर दे दिया, रायपुर दे दिया, भोपाल दे दिया और गांधीनगर दे दिया, ठीक है। तो इस केस में गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त और क्या कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा कि एक प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है नदियों को लेकर के कि ऐसी कौन सी भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को एक से अधिक बार क्या करती है, पास करती है या एक से अधिक बार काटती है, ऐसा पूछा जाता है ना, ठीक है। तो आप देखिए माही नदी है, माही नदी, माही नदी ये कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवाह करती है उसको अभी मैं बता रहा हूँ। माही नदी लिख लीजिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये निकलती कहाँ है? नदियों के संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका उद्गम पॉइंट पूछता है, विसर्जन पॉइंट पूछता है। तो नदियों वाले क्लास में हम सारी चीजों को उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं माही नदी का जो उद्गम पॉइंट है, उद्गम ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, धार जिला एमपी में पड़ता है, ठीक है। वहीं से विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्य पहाड़ी, ठीक है, विंध्य पहाड़ी से निकलती है ये, ठीक। और अपना जल कहाँ पे गिराती है? इसका विसर्जन जो पॉइंट है, विसर्जन पॉइंट है वो है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये गुजरात का तट क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए ये है खंभात की खाड़ी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं माही नदी ऐसे निकल रही है, ये देखिए ऐसे आकर के यहाँ पे अपना जल गिरा दी। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ये 2 बार काट गई है। इसको कितनी बार काट गई? 2 बार काट गई। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई है कि नहीं। अब इसी तरीके से नदी के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने कर्क रेखा पढ़ा, ऐसे 2 और इम्पोर्टेंट लाइन है, आज उसको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल कभी क्लास में फिर हो सकता है कि आए तो चर्चा हो जाए, लेकिन आज यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर्क रेखा को आपने पढ़ लिया, इसी तरीके से मकर रेखा को देख लीजिए। मकर रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कहाँ बहती है? साउथ अफ्रीका में, है ना, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में। ये 2 बार काटती है मकर रेखा को, समझ में आ रहा है ना। मकर रेखा को 3 बार एक नदी काटती है, तो उसको भी नोट कर लीजिए। मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी है कौन? बरमेजो नदी है, बरमेजो नदी है। ये है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है, अर्जेंटीना, जिसमें एक नदी बहती है बरमेजो नदी, जो कि सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये है पराग्वे की सहायक नदी है। बरमेजो सहायक है किसकी? नोटिस कर लेंगे, हालांकि हम लोग इन चीज़ों को सारा डिटेल करेंगे जब वर्ल्ड मैप में आएंगे। सहायक है पराग्वे नदी की। ये कर्क रेखा को मकर रेखा को ये 3 बार काटती है, ठीक है। इसी तरीके से मकर रेखा को 4 बार काटने वाली भी एक नदी है। मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी वो कौन सी नदी है? वो है मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी फिट्जराय नदी। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहती है फिट्जराय नदी। तो इस तरीके से मकर रेखा का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक रेखा और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। जैसे कौन सी वो रेखा है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, नोट कर लेंगे, 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है जायरे नदी,
जायरे नदी कहाँ बहती है? कांगो जायरे गणतंत्र है, कांगो जायरे किस कॉन्टिनेंटल में पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका, नोटिस कर लेंगे, ठीक है, एकदम याद कर लेंगे आप लोग, कांगो जायरे, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का एक गणतंत्र है, ये देश है जहाँ पर जायरे नदी प्रवाहित होती है, ठीक, और ये अपना पानी गिराती है अटलांटिक ओशियन में। अपना पानी कहाँ गिराती है? अटलांटिक ओशियन में। समझ में आ रहा है ना? ओ, तो ये क्लियर हो गया। ये विषुवत रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो इस तरीके से मैंने काफी कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लिया। माही नदी जो कि भारत में प्रवाहित होती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, 3 बार काटने वाली नदी बरमेचो है और 4 बार काटने वाली नदी फिरजराय है, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 12, 4, और दक्षिण में 8, 4 हैं, और कर्क रेखा पर अवस्थित जो राज्य हैं भारत के वो कितने हैं? 8 हैं। तो इस तरीके से कर्क रेखा के कॉन्सेप्ट को हम क्या किए? क्लियर कर लिए। उत्तर का जो भारत है उसे उपोष्ण भारत कहा जाता है और दक्षिण का भारत जो है उष्णकटिबंध भारत कहा जाता है। यहाँ तक कर्क रेखा का बेसिक कॉन्सेप्ट जो भारत से जुड़ा हुआ तथ्य है वो इंपॉर्टेंट जो है क्लियर हो गया है कि नहीं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ चूंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को क्या होती है? आभासी रूप से वर्टिकल होती है, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तर भारत का क्षेत्र जो है क्या होता है? गर्म हो जाता है, यानी यहाँ पे अप्रैल मई जून के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है, उसका यही कर्क रेखा का ही प्रभाव है। क्योंकि सूर्य जो है वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में ही क्या होता है? किसी न किसी बिंदु पर आभासी रूप से सूर्य की किरणें वर्टिकल होती हैं। तो ये सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे फटाफट क्लियर कर लिए। अब अगला पॉइंट जो हमारा है वो भारत की मानक समय रेखा को लेकर के है। चलिए ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद आते हैं मानक समय रेखा को समझते हैं। मानक समय रेखा यानी कि समय रेखा, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यानी इस रेखा के सहारे भारत का समय निर्धारित किया जाता होगा, है कि नहीं? इसके सहारे हम क्या निर्धारित करते होंगे? समय निर्धारित करते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैप को भी हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं कर्क रेखा वाला तो आप लोग नोट कर लिए हैं, तो अब हम इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा और क्लियर कर लेंगे फटाफट। आप लोग जो है जो भी पॉइंट्स हैं इसको एक एक करके एकदम सबका क्लासिफिकेशन कर लीजिए ना, एकदम तोड़ मोड़ करके चीज़ों को एकदम तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये कुछ भी वो नहीं है ना। तो आप जितना अच्छा उसको समझ बैठा करके पढ़ लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए मैंने लगभग इसको इरेज कर दिया। ये कर्क रेखा हो गई और ये है आपकी मानक समय रेखा। यहाँ तक बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब आइए मानक समय रेखा को हम फटाफट क्लियर करते हैं। थोड़ा सा इसको एक बार इस लाइन को अच्छे से, भारत की मानक समय रेखा है ना, भारत की मानक समय रेखा जनरली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत की क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। क्यों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा गया? ये पहला पॉइंट, ठीक है। क्यों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय रेखा कहा गया? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय रेखा क्यों कहा गया? इसे इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा गया क्योंकि अगर हम भारत का जो है विस्तार देखें, ये जो है ना, देशांतरी विस्तार देखें अगर भारत का, ठीक है, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये जो है पॉइंट आपका ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम 97 25 में से थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करिए, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को अगर हम माइनस करें तो 25 से 7 गया 18, और यहाँ पे 17, 17 से 8 गया 9, और यह 8, 29 डिग्री 18 मिनट आया, है ना। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 14, और 14 दूना 28, 1 डिग्री बचा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 10 70 78, तो 78 का आधा हो जाएगा 35 दूना 70, और 4 दूना 8, 35 4 39,
लगभग 14 डिग्री 39 मिनट आ गया। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट में 14 डिग्री 39 मिनट, 68 में 14 आप अगर जोड़ रहे हो तो 8 4 कितना हो रहा है 12, और 6 1 7 1 8 82 आ रहा है ना। ठीक है, तो कुछ लगभग इसी से जुड़ा हुआ है कि इस तरीके से ये जो लाइन है वो भारत के लगभग क्या हो रही है, मध्य से होकर के पास कर रही है, इसीलिए इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि अगला पॉइंट, ठीक है, कि जबकि हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, जो कहाँ से होकर के पास करती है, ये ग्रीनविच से होकर के पास करती है। ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ पर है, ये लंदन में है ना, कहाँ पे है, लंदन में है। तो ये ग्रीनविच से होकर के पास करती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, 0 डिग्री देशांतर को। और तो भारत, यहाँ पे ग्लोब पे थोड़ा सा समझिए कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर है, ठीक, तो हम जानते हैं कि ग्लोब पर जो देशांतर रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री देशांतर से 180 पूर्व और 180, ठीक है, पश्चिम, इस तरीके से आगे और पीछे, ठीक है, 180। और ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ये क्या है, कॉमन है दोनों केसेस में, ये दोनों केसेस में कॉमन है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कुल देशांतर की संख्या में क्या होता है, 180 180 360 माना जाता है कुल देशांतर की संख्या। 0 डिग्री को आप अगर काउंट कर रहे हैं तो 180 एक कॉमन हो गई, एक 0 डिग्री हो गई, तो कुल मिला के 2 इधर हो गया, 179 ऐड कर देंगे तो कुल मिला के 360 कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई, 90 90 180, ठीक है, 90 90 0 to 90 0 to 90 181 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भारत का जो है, चूंकि इधर पूरब है और ये पश्चिम है, तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब है कि हमारा जो टाइम है, भारत का जो टाइम है वो अंतरराष्ट्रीय समय से क्या है, आगे है। हमारा जो टाइम है वो अंतरराष्ट्रीय समय से क्या है, आगे है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अभी तो केवल हम भारत के संबंध में उसके मानक समय रेखा को नोटिस करते हैं। तो फट से इसको मिटा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया, 0 डिग्री देशांतर जो कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ग्रीनविच से होकर के पास करती है। और ग्रीनविच कहाँ पे है, ग्रीनविच है लंदन में। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो हमारे भारत के संबंध में इंपॉर्टेंट प्रश्न बने ये कि भाई उसको क्यों इसी को माना गया, तो ये लगभग मध्य से होकर के जा रही है, ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये इसी के आधार पर भारत का जो टाइम जोन है ये ही है। ठीक है, इसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जा रहा है, किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब अगला प्रश्न आता है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत में कहाँ से होकर के पास करती है। तो जनरली आप ये ध्यान दीजिए कि भारत के ये 5 राज्यों से होकर के पास करती है। कितने राज्यों से होकर के पास करती है, 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर मध्य छुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के ये पास कर रही है कौन, मानक समय रेखा भारत की। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में कहां से होकर के पास करती है, नैनी के निकट। ठीक है, नैनी, ठीक है, ये रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी के निकट मिर्जापुर क्षेत्र से, नैनी कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, तो नैनी के निकट मिर्जापुर क्षेत्र से पास करती है ये भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, नैनी के निकट, या नैनी भी ऑप्शन में रह सकता है, नैनी के निकट मिर्जापुर क्षेत्र से, मिर्जापुर क्षेत्र से ये पास कर रही है कि नहीं, यूपी में, ये यूपी की बात हो रही है, यूपी में यहाँ से ये पास कर रही है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, जनरली है क्या कि वैश्विक जो सहमति हुई थी यामोत्तर को लेकर के, उसमें ये डिसाइड किया गया था
वैश्विक सहमति में ये डिसाइड किया गया कि 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक पर जो है क्या बनाया जाए, एक मानक यामोत्तर बनाया जाए। कितने गुणक पर? 7.5 डिग्री यानी 7 डिग्री 30 मिनट एक गुणक पर, ठीक है, एक क्या बनाया जाए, मानक याम्योत्तर बनाया जाए, और उसी के आधार पर क्या होगा जो है पूरे जो 360 डिग्री देशांतर है उसको क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है, जैसे कि क्या है कि जो पृथ्वी जब घूमती है ना, पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी लगभग एक देशांतर घूमने में कितना का टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, पृथ्वी एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का समय लेती है ना, समय लेती है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमेगी या कितने देशांतर पार कर जाएगी, तो आपका जवाब होगा पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर, ठीक है, 15 देशांतर पार करती है, 15 देशांतर पार करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है, तो कुल मिलाकर के 24 घंटे है ना। दरअसल है क्या कि 24 घंटे यानी कि 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर रही है, तो 24 घंटे में 15 गुणे 24 कर दीजिए, है ना। 15 चौका 60 और 15 दूना 30 6 36, 360 देशांतर वो क्या कर रही है, पार कर जा रही है कि नहीं 24 घंटे के। इसीलिए तो कहा गया 24 घंटे में दिन क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। कुछ उसमें 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड के कॉन्सेप्ट पे है कि नहीं। तो चलिए ये हो गया। तो मानक समय रेखा भारत की यहाँ से 5 राज्यों से होकर के पास कर रही है। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किन राज्यों से मानक समय रेखा है या भारतीय याम्योत्तर खींची गई है या पास करती है या गुजरती है, तो ये 5 राज्य आपको याद रखना है। उत्तर मध्य छुआ, अगर याद करें उत्तर मध्य छुआ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चिम और पूरब की बात करें कि कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो बहुत ही इजी है समझना भाई। इस लाइन के पूरब में देख रहे हैं बिहार होगा और यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा से तो पास ही कर रही है। बाकी पूर्वोत्तर के 7 और 1 8, 8 3 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, नहीं 1 केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 11 11 5 16 हो गया, बाकी 12 16 12 28 12 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इसके पश्चिम में अवस्थित हैं। किसके? मानक समय रेखा के। बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक आप ये पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जनरली हमने क्या कहा था कि आज की क्लास में हम कर्क रेखा और मानक समय रेखा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे कर्क रेखा और मानक समय रेखा के संबंध में बता दिया, या ऐसा भी बता दिया कि क्यों 82.5 डिग्री को जो है माना गया। तो आप समझ गए लगभग मध्य से होकर के जाती है। अच्छा, बात आती है अभी कुछ समय पहले जो है क्या हुआ था कि 2 टाइम जोन की बात हो रही थी, जैसे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है ईस्ट, ठीक है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट, और लगभग इनका अंतर कितना आया था, मैंने घटाया तो 29 डिग्री 18 मिनट आया था। अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो लगभग 30 डिग्री अगर मान लें, तो अभी मैंने पढ़ा कि 1 डिग्री यानी 30 डिग्री देशांतर की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर रही है। कितना? 15 डिग्री देशांतर पार कर रही है। तो इस प्रकार से 30 डिग्री देशांतर पार करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम लग रहा है 30 डिग्री देशांतर पार करने में। ठीक है, 30 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगा, 2 घंटे का टाइम लगा। तो इससे क्या हुआ कि जब सूर्योदय यहाँ पे होगा, यानी ये कौन सा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो जब अरुणाचल प्रदेश में, पॉइंट नोटिस करिएगा कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, सूर्योदय होता है, ठीक है, उसके 2 घंटे बाद, लगभग उसके 2 घंटे बाद, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात, यानी इस पॉइंट पे ना। सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या था, सबसे पूर्व बिंदु किवीथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या बताया गया था, गौरा माथा। तो अगर किवीथू पे आप देखिए कि सूर्योदय जब हो रहा है तो उसके 2 घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद गौरा माता में सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी जो है अनियमितता मिलती है। जैसे क्या है कि यहाँ सुबह जल्दी हो जा रही है, तो जब जल्दी सुबह होगी तो शाम भी जल्दी होगा।
समझ में आ रहा है ना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उठ रहा है तो उसको सुबह जब उठता है तो उसको ऑफिस जाने के लिए पर्याप्त टाइम रहता है, लेकिन वो ऑफिस में ही रहता है तभी शाम हो जा रही है, क्योंकि सूर्योदय जल्दी हो तो शाम भी जल्दी होगा। ठीक है, ऑफिस टाइम तो 10 से 4 या 10 से 5 जो भी है वो फिक्स रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो सूर्योदय देर से हो रहा है, इसका मतलब आदमी उठा, नहाया धोया या नहीं हुआ, ऑफिस का टाइम हो जाता है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी लगी रहती है, लेकिन शाम में यहाँ पे पर्याप्त टाइम मिलता है। तो ये अनियमितता थी जिसको लेकर के क्या हुआ कि अलग दो टाइम जोन की मांग हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी वो सब कैंसिल है। भारत का एक ही टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे जो है अपनी समझ बना लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है अपना वीडियो को पुश करके जो भी नोट्स वगैरह बनाना हो तो आराम से उसको तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करने से थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई चलिए अच्छा लग रहा है लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इसी पे रोकते हैं। धन्यवाद।